नमस्कार साथियों, आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड। जो भी अभी साथी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो अपने साथियों में शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है साथियों, थोड़ा लेट हुआ वीडियो आने में, क्लास लेने में, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ काम था मुझे, इसके वजह से थोड़ा लेट हो गया, बट अब से लेट नहीं होगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 7 का भी हम लोग क्लास 7 में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था साथियों, लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता था। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था? लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरे तमाम अच्छे तरीका से जाना था। इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका क्या होता है, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सभी का क्या क्या काम होते हैं, ये सभी चीज मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन और ऐसे थंबनेल यही है, ये आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या है आज का मोटिवेशन? आज का मोटिवेशन है साथी, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यानी आप अपने भविष्य को चेंज नहीं कर सकते, बट यानी लेकिन यू कैन चेंज योर हैबिट, लेकिन आप अपने आदतों को चेंज कर सकते हो। एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर, यानी आप श्योर रहें, आप कंफर्म रहें, आप ये कंफर्म रहें, निष्ठापूर्वक ये रहें कि आपका जो है सो हैबिट वो फ्यूचर को जरूर चेंज कर देगा। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ साथियों, ये मोटिवेशन किस तरह से आपके लिए एकदम काम लायक है कि आप अपने फ्यूचर को कभी तो चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप अपने फ्यूचर को देखे हो तो चेंज तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने आदतों को जरूर चेंज कर सकते हो। ये अब्दुल कलाम साहब ने कहा है। क्या कहा है? आप अपने फ्यूचर को तो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अपनी आदतों को चेंज कर सकते हो, और आप ये कंफर्म रहो कि उन्हीं आदतों की मदद से अपने फ्यूचर को एक दिन न एक दिन जरूर चेंज कर पाओगे। ठीक है, बहुत बड़ा, इतना ही छोटा वर्ड में बहुत बड़ा बात ये कह दिए कि आप अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने आदतों को चेंज कर सकते हो, और उसी आदतों की बदौलत, उसी आदतों के मदद से आप जो है सो अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बदल सकते हैं, अच्छे भविष्य में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मोटिवेशन था। आज का क्लास हम लोगों को पढ़ना है साथियों कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था? लोकतंत्र में सरकार का चयन। लेकिन आज हम लोग जानेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। हमारे भारतीय लोकतंत्र में किस तरह का समानता पाया गया है, किस तरह का समानता है, ये चीज हम लोगों को आज जानने का मौका मिला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरे डीपली तरीका से, एकदम गहराई से इसके बारे में जानेंगे अच्छे तरीका से, ताकि अच्छे से समझ में आए ना। चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से सेटअप कर लूँ। हाँ चलिए, अब क्या है, भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। क्या किया गया है? हमारे भारतीय जो संविधान है हमारा, उस संविधान में सभी व्यक्तियों को, सभी पूरे जनतावासियों को एक समान दर्जा दिया गया है, यानी दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का वैल्यू बराबर है ना। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति अथवा उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार या किसी तरह का प्रावधान किए गए हैं। इसमें जो है सो इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के एक सेकेंड साथियों, 1 सेकेंड। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे कि हमारे भारतीय संविधान में जो है सो किसी को जो है सो भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया है, सभी को समान दर्जा दिया गया है, सभी व्यक्तियों को समान मिला है। ठीक है, क्या मिला है? समान, तो दर्जा सभी को समान दिया गया है ना। इसका अर्थ है कि समान दर्जा देने का अर्थ यह है कि हमारे धर्म में, हमारे जाति में, हमारे लिंग में और शैक्षिक आर्थिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका कहने का अर्थ ये है पूरा पूरी। एक बार मैं फिर से बता दूं आप लोगों को,
कि हमारे संविधान में सभी व्यक्तियों को समान दर्जा दिया गया है। और उस समान दर्जा देने का मतलब यह है साथियों, आपके मन में क्वेश्चन ये भी आएगा कि समान दर्जा दिया गया मतलब किस तरह का, आप मुझे वो बताओ। तो चलिए मैं वो बताता हूं कि हमारे संविधान में ये चीज बताया गया है, लोकतंत्र में ये चीज है कि किसी भी लिंग के साथ, धर्म के साथ, जाति के साथ, शैक्षिक या फिर आर्थिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कुछ यहाँ पे निम्नलिखित बताए गए हैं। क्या है संविधान में जो है साथियों, सो समानता को स्थापित करने के लिए, समानता लाने के लिए, समानता वहां पे रहने के लिए संविधान में वो जो है सो प्रावधान पारित किए गए हैं, प्रावधान लाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो चीज अभी हम लोग जानते हैं ना। किसका प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे, तो संविधान में समानता को स्थापित करने का प्रावधान। ठीक है। पहला प्रावधान है साथियों, पहला प्रावधान ये है कि कानून की नजर में, पहला प्रावधान क्या है, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। कानून की नजर में क्या है, कोई भी व्यक्ति का दर्जा समान दिया गया, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे नीचा, कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को कानून के नजर में समान दर्जा दिया गया है। सभी का नजर में कानून के नजर में सभी एक समान है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। मैंने बताया ना अभी साथियों कि संविधान कानून के नजर में जो है सो सभी व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यही है कि देश में सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह कोई एक छोटा सा साधारण मजदूर ही क्यों ना हो या फिर कितना भी बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, सभी को एक समान माना गया है। ठीक है। चलिए दूसरा प्रावधान क्या था ये हम लोग जानते हैं। दूसरा प्रावधान है साथियों, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। कहीं भी आप जा सकते हैं। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदि में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। कहीं भी जा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि खेल के मैदान में जा सकते हैं, होटल जा सकते हैं, दुकान जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी और जा सकते हैं ना। वहां पे जाने से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता, कहीं भी रोका नहीं जा सकता। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुआं एवं सड़कों का उपयोग कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को सड़क या कुआं का उपयोग करने से मना नहीं किया गया है। सभी लोग सड़कों का भी, कुओं का भी, सभी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये अस्पृश्यता क्या होता है। देखिए अस्पृश्यता का मतलब सीधा सीधी जाने तो क्या हो सकता है, छुआछूत। क्या होता है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जो कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है। सामाजिक समान भेदभाव में जो क्लास, जो पिछले क्लास मैंने लिया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था छुआछूत के बारे में। तो छुआछूत जो है साथियों वो दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध इस तरह से है कि अगर कोई किसी को, जो डायन वाला नहीं मैंने वीडियो बताया था एक ना, उसमें जो है सो कानून भी मैंने बताया था कि कौन कौन कानूनी प्रावधान किए गए हैं वो चीज, तो वही छुआछूत जो है सो यहाँ पे किसी जैसे नहीं। छुआछूत मतलब ये भी मैं बता दूं आप लोगों को पूरा डीपली से कि कोई ऊंचा जाति का है, कोई नीचा जाति का है, तो नहीं सोचता है कोई, किसी से ऐसे सोचेगा हम ऊंचा जाति का है तो हम उससे छुआ जाएंगे, छोटा जाति का है तो उसे छू लिए तो, या उसमें टकर गए तो, उसमें टच हो गए तो, या उसका कुछ पानी पी लिए, उसके चापाकल से पानी ले लाए, उसके कुआं से पानी भर लिए तो छुआ जाएंगे। इस तरह का जो है सो यह एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है हमारे कानून में। ठीक है। अगर ऐसा कोई छुआछूत कोई करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है, वो एक अपराधी हो सकता है। ठीक है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती। छुआछूत का प्रथा जो है साथियों वो कहीं भी अब वर्तमान में यानी अभी कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, कम सम ना के बराबर मिलता है ना। इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है, यानी ये जो है से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है। सार्वजनिक रोजगार में चौथा प्रावधान क्या है, सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध है। कोई भी कोई काम रहेगा, सार्वजनिक काम रहेगा, सार्वजनिक रोजगार रहेगा,
उस सभी के लिए जो है सो सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर है, कोई भी उस काम को कर सकता है। इसके अलावा शासन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया है। क्या किया है सरकार ने? यहाँ पे जो है सो शासन के सरकार की विभिन्न योजनाओं, बहुत सारा योजना पारित किया है और कार्यक्रमों के द्वारा जो है सो समानता का अधिकार लागू किया है। ठीक है। सरकार ने सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार से पीड़ित समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ठीक है। जो ये छुआछूत वाला जो बीमारी था, असमानता का जो बीमारी था, असमानता का व्यवहार जो किया जाता था लोगों के साथ, उन सभी पीड़ितों को, उन सभी पीड़ितों समुदाय के लिए जो है सो उन सभी का जीवन स्तर सुधारने के लिए, उन सभी का जीवन अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, उसके लिए जो है सो अनेक कार्यक्रम किए गए हैं सरकार के द्वारा, अनेक योजनाएं लागू किए गए हैं ना। इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को अधिक अवसर प्रदान करना है जिन्हें अतीत में समुचित अवसर नहीं मिले। यानी ये सब जो योजना लागू किया गया है ना साथियों, ये जो है सो उन लोगों के लिए लागू किया गया है, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है जिन लोगों को अतीत में यानी पिछले पुराने सालों में, पुराने दशकों में, उस समय जो है सो इन लोगों को उस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया, उसीलिए जो है सो इस तरह का योजनाएं लागू किया गया है। ठीक है। उदाहरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं मूलतः समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। समानता का अधिकार, मैं फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ाऊंगा, उसमें आपको मौलिक अधिकार में ये सब सारा पढ़ना है, क्लास 8 में है वो। तो अभी इतना जानिए कि समानता का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जो है सो इस तरह का योजना चलाया गया। किस तरह का योजना? तो मध्याह्न भोजन तरह का योजना, समाख्या कार्यक्रम, ये सब जो है सो इस तरह का योजना बहुत सारा लाया गया है उन सभी लाभार्थियों के लिए। ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में, कब, ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो है सो 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग नोट करते चलेंगे, अपने कॉपी में पेन पेपर हाथ में, पॉलिटी बुक साथ में लेकर के बैठ के पढ़ने को तैयार रहेंगे सब लोग। ठीक है। चलिए, तो हाँ भाई, ये भी मैं याद दिला दूं कि बीच में लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप लोग मशगूल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए, तो फिर आगे पढ़ते हैं क्या कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं, यानी समाज में जितने पिछड़े हुए लोग हैं, पैसा कौड़ी में जो पिछड़े हुए लोग हैं, कौन से, महिलाएं, उन लोगों के लिए जो है सो शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम को शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी ना। कब शुरुआत की गई थी? तो 1989 में, 1989 में। ठीक है। 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, उनकी उपस्थिति एवं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया है। क्या किया गया था? 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1995 में जो है साथियों, सो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक जितने भी विद्यालय थे, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक सभी विद्यालय, यानी अभी मध्य विद्यालय जिसे बोला जाता है, वहां पे जो है सो मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1995 में ना। किस लिए? तो बच्चों का वहां नामांकन कराया गया, फिर उनकी उपस्थिति का, उनके पोषण का स्तर को बनाए रखने के लिए, पोषण के स्तर को सुधार में लाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। मैंने ये भी बताया था पिछले क्लास में साथियों, जब मैंने बताया था कि लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है, उसके पहले भी मैंने बताया, उस समय भी बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या होता है, सब मैंने बताया है। तो यह योजना जो है, यानी मध्याह्न भोजन योजना जो है, कौन लागू करता है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से इसे लाया जाता है, संचालित किया जाता है, शुरू किया जाता है ना। इस योजना में तब से आज तक कई परिवर्तन किए गए हैं। मध्याह्न भोजन योजना में जो है साथियों,
उस समय से बहुत सारे, आज तक में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई है और 2001 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इसे पूरे देश में लागू किया गया। ध्यान से सुनिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना और नोट भी करना। यह योजना जो है यानी मध्याह्न भोजन जो योजना है, ये सबसे पहले कहां पे लागू किया गया था, कौन सा राज्य में आया था, सबसे पहले कौन सा राज्य में प्रारंभ शुरू किया गया था, तो तमिलनाडु राज्य में। ध्यान से सुनना, क्या होता है, तमिलनाडु राज्य में जो है सो इस योजना को सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दे दिया कि इसे यानी मध्याह्न भोजन योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाए। ठीक है, यानी सभी लोगों का कल्याण हो ना। पहले तमिलनाडु में आया और 2001 में उच्चतम न्यायालय ना, उसने क्या किया, पूरे देश में इस योजना को लागू करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है। इस कार्यक्रम में के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। क्या किया जाता है, सभी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सरकारी स्कूल में, सभी सरकारी स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में और उच्च प्राथमिक स्कूल में यानी मध्य विद्यालय में जो है साथियों, ये जो है सो सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिलता है। सभी को स्कूल में, स्कूल के द्वारा भोजन खिलाया जाता है, भोजन दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इन लोग क्या कर रहा है, सभी लोग खा रहा है यहाँ पे ना, तो बैठ के खा रही है ना, उधर देखो, उधर वहां पे खाना पे ध्यान रखो, इधर देख रही है मेरे तरफ, वहां देखो, खाना खाओ। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या करना है आगे। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को कि स्कूल में क्या किया जाता था, मध्याह्न भोजन योजना लागू था, वहां पे मध्याह्न भोजन यानी खाना खिलाया जाता था। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफी सकारात्मक रहा, यानी ये जो कार्यक्रम था इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक रहा, बहुत ही अच्छा रहा ना। एक सेकंड साथियों, मैं आता हूं। क्या हुआ, इस कार्यक्रम का जो है सो प्रभाव बहुत ज्यादा सकारात्मक रहा, पॉजिटिव रहा ना। जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चों का नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई, क्या हुआ, विद्यालय में जो है सो गरीब बच्चे जितने भी थे उन सभी का नामांकन यानी नाम लिखाने का जो दर है, वहां पे दर जो है यानी रेट जो है सो बढ़ा, वहां पे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, वो सभी वहां पे जाकर के पढ़ने लगे, मध्याह्न भोजन यानी खाना खाने लगे और वहां पे एडमिशन करवाने लगे स्कूल में ना। विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा, यानी विद्यालय में वो रुकने लगे, पढ़ने लगे। पहले तो क्या होता था कि घंटी बजा और सभी बच्चे फुर खाना खा करके और निकल लिए ना, ऐसा नहीं है अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि बच्चों में अब ठहराव वहां पे, यानी वो लोग सभी नियम कानून को पालन करने लगे और वहां पे रुकने लगे पढ़ने के लिए ना, पढ़ाई करने लगे। ठीक है, दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को इससे काफी राहत मिली। दोपहर में जैसे लंच होता था, स्कूल आप लोग पढ़ रहे होंगे तो अभी आप लोगों को पता होगा, वहां पे जो भोजन खिलाया जाता है, हम लोग जो पढ़ते थे तो वहां पे तो हम लोग उस टाइम तो था, मध्याह्न भोजन आ गया था, लेकिन पहले क्या होता था कि सभी बच्चों को जो है सो 2 बजे जब लंच होता था तो घर से मम्मी आते थे, पापा आते थे या फिर दीदी आती थी खाना ले करके, या फिर खाना खिलाने के लिए ले जाती थी ना। इस तरह से उन लोगों को इस बात से राहत मिला, इस बात से आराम मिला कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब स्कूल में ही खाना मिलेगा, सभी बच्चे वहीं पे खाएंगे और पढ़ेंगे ना। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायक हुआ। देखिए साथियों, यह जो कार्यक्रम है, पहले जातिगत बहुत दुख की बात है कि पहले पूर्वाग्रह सभी के मन में भरा रहता था। पूर्वाग्रह मतलब मैंने बताया आप लोगों को कि किसी के निर्णय लेने से पहले उसका निर्णय खुद अपने आप बता देना या फिर सोच लेना उसके बारे में, किसी का राय जाने बिना अपने आप सोच लेना, वो पूर्वाग्रह कहलाता है ना। तो यह जो जातिगत पूर्वाग्रह यानी जात पात के मामले में जो लोगों का सोच था उसको बहुत कम किया, क्योंकि अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, अगर वहां पे पढ़ने जा रहा है तो सभी लोग साथ में पढ़ेंगे, साथ में खाना खाएंगे, यानी एक एक थाली सबको मिलेगा लेकिन साथ में बैठ करके सभी खाना खाएंगे और साथ में क्लास में बैठ करके पढ़ाई करेंगे।
यह जो है, यह बात जो है सो जातिगत पूर्वाग्रह को बहुत राहत मिला, बहुत कम किया इसे ना। ठीक है साथियों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मजा आया क्लास करने में। उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आया होगा। एक मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन कि मध्याह्न भोजन योजना किस प्रकार जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायक हुई, ये चीज आप लोगों को अपने से लिखना है आंसर राइटिंग के रूप में। ठीक है, ये चीज आप लोग लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आप लोगों को पूछेगा एग्जाम में, पूछ सकता है। तो चलिए साथियों, कल हम लोग पढ़ेंगे भारत में असमानताएं किस तरह के हैं, असमानताएं कैसे हैं, वो चीज मैं बताऊंगा। फिर इसमें भीमराव अंबेडकर के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो चलिए आज यहीं तक रखेंगे साथियों। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, भारतीय लोकतंत्र में समानता किस तरह से है और उसको समानता को स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान लाए गए हैं, ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, भारत में असमानताएं असमानताएं ये टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।